हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडिया के मैप पे मैंग्रोव फॉरेस्ट के विषय में जानेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट को कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है, मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बिंदु जान लेते हैं कि आखिर ये जो कच्छ वनस्पति है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये है क्या। तो देखिए, ये जो है जो खारा पानी होता है, लवणीय वातावरण में ये वृक्ष उगते हैं और इनके वन को जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जाननी है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कैसे वातावरण में उगते हैं। तो वो लवणीय वातावरण जहाँ पर यानी खारा पानी, आप इसे कह सकते हैं खारा पानी, ऐसी जगह जो होती हैं जहाँ पे नमक अधिक होता है, नमक अधिक पाया जाए। और ऐसी जगहों पे जहाँ नमक अधिक होता है वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम। तो ऐसे वातावरण में या आप कह सकते हो कि ये प्रतिकूल वातावरण है। कैसा वातावरण है? प्रतिकूल वातावरण। कोई भी वनस्पति जहाँ पर उगती है, पेड़ पौधे वगैरह, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक नहीं पाया जाता है और ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक तो खारा पानी होता है जो मिट्टी के साथ मिलके ऐसा दलदल बनाता है, जो एक तो नमक से यानी साल्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा और दूसरा वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहेगी। तो ऐसा वातावरण वनस्पति के लिए प्रतिकूल वातावरण होता है। ऐसे में ज़्यादातर वनस्पतियाँ नहीं उग सकती हैं। तो ऐसी जगहों पर जो है कच्छ वनस्पति पाई जाती है। कच्छ वनस्पति यानी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे जगहों पर ही उगते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पर पाए जाएंगे, तो वो समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाएंगे। तो क्या विश्व के हर एक समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नहीं। मैंग्रोव वन के विषय में एक चीज़ और जाननी है आपको कि ये कम तापमान में नहीं उग सकते। कम तापमान अगर है तो नहीं पाए जाते। तो जहाँ पर कम तापमान होगा वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब है अगर हम ग्लोब पे देखें तो जो अधिक तापमान वाले इलाके होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं वहीं पर पाया जाएगा। यानी उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, कटिबंधीय और उपोष्ण टेम्परेट, उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल कहेंगे इसे क्षेत्रों में। देखो, ये जो क्षेत्र होते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। तो इंडिया ट्रॉपिकल एरिया में है, तो इसका यहाँ जो समुद्र तटीय इलाका है सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो ट्रॉपिकल एरिया भी है, समुद्र भी है, तो एक खारा पानी का क्षेत्र बनता है तट के किनारे किनारे, और वहीं पर कच्छ वनस्पति डेवलप होती है। तो ऐसे ऐसे जहाँ भी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाएगी। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं, एक दो पॉइंट और हम देखेंगे, फिर हम इंडिया पे डिस्कस करेंगे। देखिए, एक पॉइंट ये भी जानेंगे कि जो कच्छ वनस्पति है, हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं, तो इनमें ब्रीदिंग रूट्स पाई जाती हैं। ब्रीदिंग रूट्स यानी कि सांस लेने वाली जड़ें, आप इसे कहेंगे, सांस लेने वाली जड़ें इसमें पाई जाती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति मिट्टी में है नहीं, अंदर जड़ ऑक्सीजन नहीं पा सकती हैं, तो इनमें जो जड़ें होती हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से ये वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उसको खींचते हैं। इसीलिए इनमें ब्रीदिंग रूट्स, सांस लेने वाली जड़ें पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। इनको एक नाम दिया जाता है न्यूमेटोफोर्स। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं ये O2 खींचती हैं, ऑक्सीजन खींचती हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सांस लेने वाली जड़ें किस प्रकार के पौधों में होती हैं, तो वो जो कच्छ वनस्पति, मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती है।
तो ये तो कुछ आपने कच्छ वनस्पति के विषय में जाना। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर मैप पर आप लोकेट करेंगे, तो आप देखें, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा से शुरू करते हैं, तो देखिए जो ये हमारा वेस्ट बंगाल का तट है, यहाँ पर डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन कौन से नदियों से मिलके बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से। तो ये है वेस्ट बंगाल और यहाँ पर है सुंदरबन। सुंदरबन, तो जो सुंदरबन है वो कच्छ वनस्पति का क्षेत्र है। सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल के तट पे, यानी डेल्टा यहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा, और यहीं पे सुंदरबन पाए जाते हैं। सुंदरबन जो है वो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का भी सबसे बड़ा जो है वो मैंग्रोव वनस्पति का जो है वो वन है। तो सुंदरबन नंबर 1 पे है। और ये देखिए इसमें भारत प्लस विश्व दोनों जगह की हम बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये मैंग्रोव वन है। अगर विश्व में भी बात करें तो इससे बड़ा कोई मैंग्रोव वनस्पति का वन नहीं है। और ये सुंदरबन डेल्टा पे है, और डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है। स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल स्टेट से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत का टोटल की बात करें तो भारत का लगभग 42% मैंग्रोव यहाँ पे पाया जाता है। भारत का 42% मैंग्रोव अकेले सुंदरबन में पाया जाता है। इसके बाद हम गुजरात में देखते हैं, गुजरात में पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदरबन में ही जो है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और ये यूनेस्को की साइट है। आपको पता है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को की साइट भी है। यूनेस्को द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, विश्व धरोहर स्थल है। और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन है। 42% ऑफ इंडिया ये है नंबर 1 पे। तो भारत में टॉप 3 तो आपको जानने ही चाहिए सबसे पहले। तो ये तो नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे कौन सा है? तो नंबर 2 पे उड़ीसा में जो भीतरकनिका है, उड़ीसा में, ये उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा, तो यहाँ पर है आपका भीतरकनिका। ये है दूसरे स्थान पे भीतरकनिका। भीतरकनिका उड़ीसा में है और ये दूसरे स्थान पे है इंडिया में। तो 42% तो आपका है यहाँ पे सुंदरबन में, और दूसरा जो है भीतरकनिका जो है ये सेकंड स्थान पे आता है। भीतरकनिका सबसे बड़ा वन जो है यहीं पर है। ये क्या है? ये भारत का सेकंड सबसे बड़ा वन है, सबसे बड़ा वन। देखिए भारत सबसे बड़े हम वन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे अगर हम टोटल वनस्पति की बात करेंगे तो गुजरात में पहुंच जाएंगे हम, लेकिन गुजरात में कोई एक वन इतना बड़ा नहीं है जो सेकंड नंबर पे आ जाए। तो भीतरकनिका जो वन है, भीतरकनिका में जो वनस्पति का वन है, कच्छ वनस्पति का, वो भारत का सेकंड सबसे बड़ा वन है। और उड़ीसा में और भी स्थान है। तो उड़ीसा में आपका महानदी का जो मुहाना है वहाँ भी जो है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो और याद रखेंगे कौन सा? महानदी का मुहाना, महानदी का मुहाना। उड़ीसा में 2 फेमस स्थान हैं, भीतरकनिका और महानदी का मुहाना। ये उड़ीसा में मैंग्रोव वनस्पति के बड़े क्षेत्र हैं। बाकी और भी तट के किनारे किनारे बहुत जगहों पर पाया जाता है। मुख्य इम्पॉर्टेंट जो हैं उन पर ही हम बात करेंगे। देखिए अगर हम गुजरात की बात कर रहे थे तो इसी समय हम डिस्कस कर लें। गुजरात में आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये खाड़ी है। गुजरात में 2 खाड़ियाँ आपको पता ही हैं। ये जो इधर छोटी खाड़ी है ये कौन सी है? ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी बहुत दलदली इलाका है। यहाँ पर नमकीन पानी मिट्टी से दलदली एक नमकीन खारा दलदली क्षेत्र बनता है जहाँ कच्छ वनस्पति बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो भारत का सेकंड नंबर पे स्टेट
जो है गुजरात है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भारत का 23% लगभग जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन पाया जाता है भारत का 23%। कच्छ की खाड़ी और दूसरा है आपका यहीं गुजरात में ही दूसरा इलाका है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, तो दोनों मिला करके 23% लगभग है। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों मिला करके गुजरात स्टेट, और भी गुजरात में हमने 2 इम्पॉर्टेंट जगह बताई, और भी जगह पर पाया जाता है। तो टोटल मिला के गुजरात का जो एरिया है वो 23% इंडिया का मैंग्रोव वन यहाँ पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में कितना, 42%। अब हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पर जो है मुख्य रूप से आपको कौन कौन से स्थान याद रखने के। भितरकनिका तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये वेटलैंड्स भी है, ये रामसर साइट भी है, इसको आप याद रखेंगे। रामसर साइट है। रामसर साइट यानी नम स्थान, नम भूमि, जो रामसर साइट्स के रूप में जिनको चिन्हित किया गया है उसमें भितरकनिका भी आता है। तो भितरकनिका, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला वन कहाँ पर है, तो वो है केरल में। जो केरल में बैक वाटर पाए जाते हैं, तो उनमें जैसे वेम्बनाड है, अष्टमुडी झील है, तो केरल में जो बैक वाटर हैं वहाँ पर बहुत पाया जाता है। तो एक केरल में हम लिख लेते हैं, केरल में बैक वाटर को पश्च झील कहा जाता है। पश्च जल कहें चाहे पश्च झील कहें, इसको केरल में कयाल भी कहा जाता है। कयाल, लैगून तो आप कह ही सकते हैं, लैगून तो कई नाम से जाना जाता है। कयाल, लैगून या बैक वाटर क्या होते हैं, ये ऐसे इलाके होते हैं, समुद्र तट के किनारे होते हैं, जहाँ पे नदी से संबंधित भी होते हैं और समुद्र से भी संबंधित होते हैं। तो इनमें जो है दोनों प्रकार का पानी मिश्रित रूप से पाया जाता है, यानी फ्रेश वाटर जो नदी द्वारा लाया गया और जो समुद्र से मिश्रित हो रहा है खारा पानी, तो दोनों का मिश्रण पाया जाता है। उसी को हम बैक वाटर या पश्च जल कहते हैं। इसको कयाल भी कहा जाता है केरल में, और लैगून है क्योंकि ये सकरे रास्ते से समुद्र से जुड़ा रहता है झील। तो ऐसे क्षेत्र जो केरल में हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें वेम्बनाड झील आपको हमने बताया था, जैसे वेम्बनाड और अष्टमुडी है, अष्टमुडी झील, तो ये सब झीलें कयाल हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो मैंग्रोव वनस्पति है ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी में, यानी यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व आपको देखने को मिलता है केरल में बैक वाटर में। तो ये एरिया जो है बैक वाटर में फ्रेश वाटर और नमकीन पानी दोनों का मिश्रण पाया जाता है यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका केरल में वेम्बनाड झील। इसके बाद हम देखें कि इधर आंध्र प्रदेश के तट पर जो है आपके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कोरिंगा और कृष्णा नदी का जो मुहाना है, वो 2 क्षेत्र आप आंध्र प्रदेश में जो है याद रखेंगे, कोरिंगा, और एक याद रखेंगे आप आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी मुख। तो ये दोनों इलाके जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का जो मुहाना है वहाँ क्षेत्र, और जो कोरिंगा क्षेत्र है, ये दोनों आंध्र प्रदेश के वन हैं, उसके मैंग्रोव वनस्पति के वन हैं। ये आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में भी ये वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु में 2 क्षेत्र आपको याद रखने, वैसे तो बहुत हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में मैं आपको 2 नाम बता रहा हूँ तो 2 ही जगह पे वन है। मैं इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में खास आपको जानने चाहिए। जैसे हमने वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन बताया, जैसे आंध्र प्रदेश में हमने आपको कोरिंगा और कृष्णा नदी मुख जो है आपको हमने बताया है। लेकिन यहाँ पर और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर पाया जाता है। तमिलनाडु में आपको 2 जरूर याद रखने हैं, एक तो पिचावरम याद रखना है और मुथुपेट, 2 आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है पिचावरम, और एक आपको याद रखना है तमिलनाडु में मुथुपेट।
मुथुपेट, मुथुपेट। तो 2 आपको ज़रूर याद रखने हैं, हालांकि और भी हैं जैसे रामनंद है, पुलिकट है और कंजुवेली है, कई हैं लेकिन 2 जरूर आप याद रखेंगे। कंजुवेली भी याद रखें, कंजुवेली पूछा जा सकता है, और पुलिकट तो है ही, पुलिकट लेक के पास में। तो पिचावरम बहुत फेमस है और मुथुपेट, ये 2 जरूर आप याद रखेंगे। केरल का हमने आपको बता ही दिया, आंध्र प्रदेश का हमने बताया। यहाँ पर देखिए अंडमान और निकोबार का जो एरिया है, तो ये अंडमान और ये निकोबार, अंडमान और निकोबार, ये जो है तीसरे नंबर पे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाया जाता है। लगभग आप कह सकते हो कि 12% मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन 12% लगभग अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। इसके बाद और कहाँ आपको देखना है, अगर हम बात करें कि कर्नाटक में तो कुंडापुर है और कारवाड़ है और मंगलौर है, ये सब जो है कई स्थान है, लेकिन आपको एक कुंडापुर याद रखना है। कुंडापुर यहाँ पे कर्नाटक में आपको याद रखना है कुंडापुर। कुंडापुर इम्पॉर्टेंट है। कुंडापुर क्षेत्र जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है कर्नाटक में। इसके बाद गोवा में भी पाए जाते हैं, यहाँ आपके जो है गोवा में भी वन पाए जाते हैं। तो गोवा का जो समुद्र तट क्षेत्र है वहाँ पर भी वनस्पति पाई जाती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें हम, तो महाराष्ट्र में भी जो आपको क्षेत्र याद रखना है वो याद रखना है रत्नागिरी। रत्नागिरी क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का फेमस है। गोवा का तट और कर्नाटक में कुंडापुर तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पर। ऐसा नहीं, कर्नाटक में कुंडापुर भी है, दक्षिणी कन्नड़ है, होन्नावर जिसको कहते हैं, कारवाड़ क्षेत्र है और मंगलौर का क्षेत्र है, वहाँ सब कहीं कच्छ वनस्पति पाई जाती है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी देखोगे तो हमने आपको रत्नागिरी बताया, वो बहुत फेमस क्षेत्र है। बैतरना है, मालवन भी आपको देखने को मिलेगा और विजयदुर्ग क्षेत्र है, कई क्षेत्र यहाँ पर हैं। रत्नागिरी आप एक याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए गुजरात में जब आपसे बात की जाए तो गुजरात में आपका कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, 2 आपको क्षेत्र याद रखने हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। हालांकि डुमास उभरत क्षेत्र भी यहाँ पर पाया, डुमास क्षेत्र वहाँ भी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में आपको रत्नागिरी याद रखना है, गोवा का तट, कर्नाटक में कुंडापुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और केरल की जब हम बात करेंगे, केरल में तो यहाँ पर जो है बैक वाटर जो पाए जाते हैं, यानी कयाल झीलें जो पाई जाती हैं, जैसे बेम्बनाड और अष्टमुडी, तो इनमें जो है सर्वाधिक घनत्व वाले वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो पिचावरम और मुथुपेट इलाके। आंध्र प्रदेश पे जब हम जाते हैं तो कृष्णा नदी का जो मुहाना है उस क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र और कोरिंगा क्षेत्र जो है ये मैंग्रोव वनों के लिए जाने जाते हैं। ओडिशा में बहुत फेमस है भितरकनिका, जो एक रामसर साइट है, वेटलैंड्स, और भारत का जो है सेकंड सबसे बड़ा वन है भितरकनिका में मैंग्रोव वनस्पति का। और महानदी का जो मुहाना है वो भी बहुत फेमस क्षेत्र है। इसके बाद सुंदरवन जो है वो भारत का सबसे बड़ा वन है और विश्व का भी सबसे बड़ा वन है, यूनेस्को की साइट भी है, और 42% ऑफ इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास इंडिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए जा रहे हैं। आखिर इनकी उपयोगिता क्या है? कच्छ वनस्पति जो पाई जाती हैं वो क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से इनको संरक्षित करना ज़रूरी है। तो देखिए इसके कुछ अगर हम महत्व की बात करें तो क्या महत्व है, यहाँ पे कुछ हम महत्व बता देते हैं आपको, शॉर्टकट में आप नोट करें। देखिए पहला महत्व तो है मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो एक तो ये इम्पोर्टेंस है, मिट्टी को ये उपजाऊ बनाते हैं। दूसरा महत्व है कि ये चक्रवातों से सुरक्षा करते हैं, चक्रवातों से सुरक्षा करते हैं मैंग्रोव वनस्पति। तीसरी हम अगर उपयोगिता की बात करें तो ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, मृदा अपरदन, मिट्टी जो कट जाती है उसको रोकते हैं, मृदा अपरदन को
कम करते हैं और तटों को स्थिर करते हैं। जैसे तट समुद्र की लहरों इत्यादि से कट जाते हैं तो जो तट होते हैं उनको जो है स्थिर करते हैं, तटों को स्थिरता देते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं तटों को स्थिरता देती हैं। और जो पानी होता है उसमें पोषक तत्व बनाते हैं। जैसे हमने बताया ना कि ये ऑक्सीजन को बाहर से खींचते हैं, ये पानी में जो है पोषक तत्व को बढ़ाते रहते हैं। पानी में जो पोषक तत्व बढ़ाते हैं जिससे जो समुद्री वनस्पतियां होती हैं, समुद्री वहाँ के जो जंतु वगैरह होते हैं उनको पोषण मिलता है इन वनों की वजह से। तो पानी में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं और कार्बन अवशोषण का काम करते हैं। कार्बन अवशोषण, जो आपका वायुमंडल में कार्बन होते हैं उसको अवशोषित करके ये ब्लू कार्बन के रूप में एकत्रित करते हैं। ब्लू कार्बन, इनके जो पत्ते होते हैं वो कार्बन को अवशोषित करते हैं, फिर वो इकट्ठा करते हैं और पत्ते जब मृत होकर गिर जाते हैं मिट्टी में, वहीं दलदली मिट्टी में दब जाते हैं तो वो ब्लू कार्बन के रूप में एकत्रित करते हैं। तो ये इनका महत्व है। जो सबसे आप यहाँ पर एक बहुत चर्चित महत्व रहता है वो चक्रवातों से सुरक्षा। और सुनामी जो होती हैं, जब बहुत तेज़ लहरें समुद्र की तरफ से धरातल की तरफ जाती हैं तो ये जो किनारे किनारे वन होते हैं ये उनकी थपेड़ों को रोक लेते हैं और एक ढाल का काम करते हैं जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, जान माल के नुकसान को सुरक्षा मिलती है। तो इस तरीके से ये बहुत उपयोगी हैं इंसानों के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सा व्यवसाय, पोर्ट और मानविक गतिविधियों का बहुत हस्तक्षेप तटीय क्षेत्रों में हो गया है जिससे इनको साफ़ भी किया जाता है और हस्तक्षेप वगैरह की वजह से ये वन जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म भी हो रहे हैं। तो एक तो झींगा फार्मिंग जो हो रही है, झींगा मछली जो होती है उसके पालन के लिए साफ़ किया जाता है तो उसमें वन बहुत नुकसान होता है। झींगा मछली, आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया एक बार है कि झींगा मछली का जो फार्म बनते हैं जो पालने के लिए, उससे जो है मैंग्रोव वनस्पति को नुकसान होता है। तो मैंग्रोव वनस्पति के नुकसान में झींगा मछली की फार्मिंग भी एक कारण है। और तापमान में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से भी ये वन नष्ट होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि कम तापमान में ये वन नहीं जीवित रह सकते, तो उसकी वजह से भी। और मानव हस्तक्षेप है और व्यावसायिक गतिविधियां जो पोर्ट वगैरह, जहाज वगैरह, शिपिंग, ये सब जो हो रहा है इसकी वजह से भी वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। तो इन सब को देखते हुए विभिन्न देशों की सरकारें जो हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे IUCN है, UNDP है, यूनेस्को है, तो ये सब संस्थाएं जो हैं वो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए समय समय पर जो है योजनाएं बनाती रहती हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूनेस्को ने भारत में संरक्षित किया है सुंदरबन को, मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है, तो ये यूनेस्को की भी साइट है। और IUCN है जो वो भी UNDP के साथ मिल करके कई प्रोजेक्ट चलाता है। जैसे एक प्रोजेक्ट IUCN प्लस UNDP, इनका एक प्रोजेक्ट है भविष्य के लिए मैंग्रोव, भविष्य के लिए मैंग्रोव। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिससे संरक्षित किया जाता है भविष्य के लिए मैंग्रोव, ये चलाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति बनाई गई थी 1976 में। राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति, भारत में एक समिति है राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति, तो वो सलाहकार है इस संबंध में, कहाँ पे कैसे क्या किया जाना चाहिए, कैसे संरक्षण किया जाना चाहिए, इस संबंध में सलाह देती है समिति, राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति। और 26 जुलाई को जो है मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो भारत में यूनेस्को जो है या विभिन्न देशों में यूनेस्को ने तमाम सारी साइट्स को संरक्षित किया जाता है, संरक्षित करता रहता है। भारत में भी सुंदरबन है। तो इस तरीके से कच्छ वनस्पति के विषय में कुछ आप पॉइंट याद रखेंगे। और भारत में इम्पॉर्टेंट तौर से आपको 2-3 जगह तो बिल्कुल आप मत भूलिएगा, सुंदरबन, भीतरकनिका
अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये जो है कोरिंगा और कृष्णा नदी का मुख, ये कच्छ वनस्पति के बहुत फेमस क्षेत्र हैं। और ये जो केरल में जो बैक वाटर्स पाए जाते हैं, कयाल जिनको कहते हैं, वहाँ पर भी कच्छ वनस्पति बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।